आज करेंगे सेट 7 2020 का आखिरी सेट है ये, 2020 का आखिरी सेट है। इसके बाद अभी 2019 करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका देखो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, बिंदु से की एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। एक बिंदु दिया हुआ है -3,4, इसकी एक्स अक्ष से दूरी। तो जैसे कि पहले भी बताया था ना इस तरह के सवाल को, एक्स अक्ष वाई अक्ष से दूरी, दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट ही बताना है। देखो -3,4 है तो किधर होगा, इधर कहीं होगा, मान लो यहाँ पे कहीं है -3,4 है ना। तो एक्स अक्ष से दूरी मतलब यहाँ से कितनी दूरी है, तो यहाँ से अगर इस बिंदु की दूरी निकालोगे, एक्स अक्ष से दूरी मतलब यहाँ से लंबवत दूरी ये, तो ये कौन सी दूरी है, ये y ही तो है ना, ये y, इधर y कितना है, मतलब ये यही दूरी तो है। तो y यहाँ कितना है, 4 है। तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी हो गई, 4। इसका पहले कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन इसी का। देखो ख में क्या कह रहा है, एक समांतर श्रेणी दी हुई है, इसका 11वां पद ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी तो सिलेबस में नहीं है, इसको करना नहीं है। तो अब ग करेंगे। ग में भी देखो क्या कह रहा है, एक सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता का क्वेश्चन है, ये भी नहीं करेंगे। तो घ करते हैं। अब एक का घ, एक के घ में देखो क्या है, एक के घ में कह रहा है साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 ज्ञात कीजिए। साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री तुम्हें ज्ञात करना है। 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और स्क्वायर मतलब स्क्वायर कर दो इसका, साइन 30 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, रूट हट गया 3 हो गया, ये 3/4 माइनस 1/4, हर समान है, डायरेक्ट घटेगा, 3 में से 1 गया, 2/4, और इसको काट दोगे तो 1/2। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, थर्ड। इसमें भी थर्ड ऑप्शन सही है, तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो गया इसका, घ हो गया। अब देखो अंगा में क्या कह रहा है, 1 का अंगा, पहले का अंगा, चित्र दिया हुआ है जिसमें 2 त्रिभुज हैं और दोनों ही समरूप हैं। तो इस तरह का एक चित्र है, देखो इस तरह से एक चित्र बना हुआ है, ABC और ये है K और ये H, ये 2 त्रिभुज समरूप हैं। और इसमें जो जो दिया है देखो, AK बराबर 10, AK ये 10 सेंटीमीटर है, BC 3.5 सेंटीमीटर, BC 3.5 सेंटीमीटर, और HK 7 सेंटीमीटर, HK ये 7 सेंटीमीटर है, और दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो AC का मान क्या होगा, समरूप त्रिभुज हैं तो संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम, समरूप त्रिभुज। और जैसा कि नाम दिया हुआ है त्रिभुज AHK बोला गया है इसको, और समरूप है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC ऐसा दिया गया है। तो AH/AB है ना, संगत भुजाएं समानुपाती, AH/AB, HK/BC, HK/BC, AK/AC, तो AK/AC। अब जो जो मान दिया है जहां से निकलना है वो रख दो। देखो क्या दिया है, BC, तो यहाँ पे रख देते हैं, BC का मान कितना है 3.5, और क्या है AK मतलब यहाँ का मान है कितना 10/AC, AC हमें नहीं पता है तो AC को ऐसे ही रहने दो। और यहाँ पे HK पता है क्या, देखो HK भी पता है 7 है, तो HK में हम लिख देंगे 7। और BH AH वगैरह में ज़रूरत नहीं है, उन्हें हो गया ना 3.5, अब 3.5 10 सब हो गया। तो AH/AB क्या निकालना है, तुम्हें ज्ञात करना है AC, तो कौन से दोनों को यूज़ करोगे, इन दोनों को यूज़ कर लो, है ना, सभी बराबर है तो किन्हीं 2 को यूज़ कर लो। AC इधर गुणा होगा, यहाँ से काट भी सकते हो, 7 पंजे 35 हो गया, ये इधर जाएगा, तो AC कम AC और 0.5 10 से गुणा होगा तो 5 बन जाएगा, तो AC बराबर 5 आ गएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है। अब चा दिया हुआ है, देखो इसी का, इसको इरेज किया जाए, चा दिया हुआ है 3x² - 6x + k, 6x + k, k का मान बताना है,
यदि मूल समान है तो मूल समान होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे। ये सब रफ में करना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आना चाहिए। तो बी कितना है 6 माइनस 6 का स्क्वायर 4, a मीन्स 3, c मतलब k बराबर 0। अब ये देख लो 36 हो गया और ये 12, k बराबर 0। तो 12 के इधर करो, 36 को भाग देगा तो k बराबर क्या आएगा 36/12। माइनस है उधर जाकर प्लस होगा तो 12 गुणा है आकर भाग कर दिया 3 आ गया तो k बराबर 3 आ गया। कहाँ 1/3 और 3 में कोई अंतर ही नहीं है। बटे 3/1 मतलब 3, तो 3 आंसर हो गया इसका। ठीक है, k बराबर 3। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? फर्स्ट ऑप्शन है। अब चलो अगला करते हैं दूसरा। यहाँ संख्या दी हुई है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके तुम्हें मासा निकालना है। तो कैसे करते हैं? बड़ी संख्या जिसको भाग देना है वो इधर लिखेंगे। ये भाज्य हो गया, ये भाजक, तो भाजक यहाँ लिखा जाएगा। फिर जो भागफल आएगा इसके साथ यहाँ लिखोगे और प्लस में शेषफल। तो भाग करके देखो, इससे इसको यहाँ भाग कर रहे हैं कितनी बार? 2 बार। कितना आया? 3200। कितना आ रहा है? 3312। अब घटाओ इसमें से कितना आया? 713 आ रहा। अब ये भागफल यहाँ लिख दोगे और शेषफल यहाँ लिख दो 713। अब क्या करो? अब 713 से इसको भाग दो भाजक को, तो 1656। तो अब ये भाज्य हो गया, 1656 भाज्य हो गया तो इसे यहाँ लिखेंगे। जो भी भाज्य होगा उसे इस तरफ लिखना है। फिर यहाँ भाजक, भाजक कौन है? 713। भागफल कितना है वो करके देखो, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 बार जाएगा तो 1426। कितना आएगा शेषफल? 0, 3, 6 में से 4 गया 2, 230 आया। तो शेषफल यहाँ पे 230 आ गया। भागफल कितना हुआ? 2 प्लस 230। अब 230 से 713 को यही प्रक्रिया करती जानी है। 713 230 से कर रहे हो तो ये भागफल भाजक हो गया और 713 भाज्य हो गया। 713 भाज्य। 230 से भाग दो, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 690। अब घटा लो 3 और ये 11 में से 9 गया 2, 23 आया। तो शेषफल आया है, यहाँ पर शेषफल हो गया 23 और भागफल 3। फिर से इस शेषफल से भाग देना है तुम्हें भाजक को, 230 को। तो फिर 230 इधर लिखा जाएगा। भाजक जो 23 है उसको यहाँ लिखा जाएगा। भागफल देंगे कितनी बार? 10 बार जाएगा और शेषफल यहाँ पे फिर 0 बचेगा। जैसे 0 आ जाएगा तो यही इसका मासा हो जाएगा। 23 गुणे 10 और शेषफल 0 बच रहा है। तो 23 ही जो लास्ट में जिससे भाग दे रहे हो, जहाँ 0 आ जाए वही संख्या इन दोनों की मासा होगी। अतः मासा क्या हो जाएगा? मासा बराबर 23। ये आंसर हो जाएगा। चलो अब दूसरे का करना है हमें। ख में क्या है? ये आंकड़ा दिया है, बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए ये सूत्र है। इसमें जो प्रतीक हैं पहले तुम यहाँ पे लिख दोगे। एल का क्या मतलब है? चलो बताओ, एल क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग क्या होगा? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो 8 है, 8 की बारंबार, इसकी बारंबारता, तो यही है बहुलक वर्ग। तो लिख लेंगे बहुलक वर्ग क्या क्या है। जो दिया है सब लिख लो। बहुलक वर्ग बराबर 3 से 5। एल क्या है? निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा वो कितनी है? 3 है। और F1 क्या है वहां पे? बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो ये है, इसकी बारंबारता 8 है। F0 हाँ बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की, तो ये क्या है? 7। और F2 क्या है? बहुलक वर्ग के बाद वाली, तो इसके बाद वाली, तो इसकी 2 है। और H क्या है? वर्ग माप है। कितने का है? 1 से 3, 2 का है ना यहाँ पे। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 2 का अंतर है। तो यही माप है, वर्ग माप 2। कितने का? 2 का। अब सारे मान वहाँ रख देंगे। तो L बराबर 3 प्लस F1 मतलब 8, F0 मतलब 7, तो 8 माइनस 7 अपॉन 2F1, 2 गुणे 8 माइनस 7 माइनस F2 मतलब 2 यहाँ रखो, गुणे H भी 2 है, H भी 2 है। अब गुणा सब हल कर लो। 1/16 माइनस कितना हो गया? 9। 16 माइनस ये टोटल 9 हो गया। तो 16 में से 9 गया
7 आएगा गुणे 2। अब हल कर लो, 2 एकम 2/7 है, 3 + 2/7, 7 × 21 2 23, 23/7, 23/7 आंसर है। दशमलव में बदल लेंगे इसको, 3.2 कितना आया 3.286, यहाँ तक छोड़ दो, 28 ये आंसर हो जाएगा दशमलव में और ये बटे में। तो अब ये गा कर रहे हैं, दूसरे गा, इससे पहले का खा था, यहाँ गा लिख दिया था पहले का, इससे पहले खा था, अब गा कर रहे हैं। tan 30 cos, इसकी वैल्यू बतानी है, तो चलो tan 30 का मान बताओ कितना है, 1/√3। cosec 60 साइन का उल्टा है, तो साइन होता है 1/2 क्या होता है √3/2, तो ये उल्टा हो जाएगा 2/√3 प्लस tan 60 √3 sec 30 cos 30 का उल्टा cos 30 √3/2 sec 30 2/√3। ठीक है, अब कर लो, यहाँ देखो तो कट गया √3 और यहाँ पे गुणा हो गया तो 2/3 हो गया, रूट हट गया गुणा होने से, और यहाँ क्या बचा 2 बचा, सिर्फ 2/1, तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, 3 दूनी 6 2 8, 8/3, ये आंसर हो जाएगा। दूसरे का घ देखते हैं, दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, ऐसा लिखा गया है क्वेश्चन में, दिया है लिख दोगे, दिया है ABC समरूप PQR, ठीक है, लिख देना, लिख कर करना सब। तो अगर समरूप है तो संगत भुजाएं समान, और क्या दिया हुआ है, AB बराबर दिया है 1.4, AB बराबर 1.4 सेंटीमीटर और PQ बराबर 1.6, PQ बराबर 1.6 सेंटीमीटर, ये सब दिया हुआ है। तुम्हें ज्ञात करना है इस त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या होता है, संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो संगत भुजा AB बटे PQ दोनों ही दिया हुआ है, AB भी दिया है PQ भी दिया है, इसी का स्क्वायर होता है एरिया। तो AB बटे PQ कितना आ जाएगा, AB की जगह 1.4, PQ 1.6, स्क्वायर कर देंगे क्योंकि दशमलव सेम प्लेस पर है, तो इसको हटा सकते हैं हम लोग, दशमलव हट गया, तो 2 7 14, 2 8 16, 7/8 का स्क्वायर है ये, कितना हो गया 49/64, तो ये हो गया क्षेत्रफलों का अनुपात, ये आंसर हो गया, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। ये तुम्हें सिद्ध करना है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है, तो ये सवाल कई बार हुआ है, इसे नहीं करेंगे। अगला करते हैं ख, एक रेखा y अक्ष तथा x अक्ष को क्रमशः P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। तो देख लो बस ताकि इमेजिन कर सको थोड़ा, एक रेखा है जो ऐसे प्रतिच्छेद कर रही है x अक्ष को और y अक्ष को, तो बताओ यहाँ पे एक जगह क्रमशः प्रतिच्छेद करती है P तथा Q पर, y अक्ष तथा x अक्ष, तो y अक्ष पे P है, क्रमशः बोला है ना, तो y अक्ष पे P बिंदु है और x अक्ष पर Q बिंदु है। क्रमशः मतलब जैसे नाम आ रहा है वैसे समझो, जैसे इसने बोला ना y अक्ष तथा x अक्ष को, तो पहले y अक्ष का नाम लिया फिर x अक्ष का नाम लिया, फिर बिंदुओं में पहले P का नाम ले रहा है, तो y अक्ष के साथ कौन रहेगा, P रहेगा, और x अक्ष के साथ Q रहेगा। क्रमशः का यही मतलब होता है। तो बिंदु यदि 2 और 5 PQ का मध्य बिंदु हो, एक बिंदु दिया है 2, -5, ये PQ का मध्य बिंदु है, ठीक। तो P तथा Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बताओ यहाँ Q का निर्देशांक क्या होगा, x होगा और y कितना हो जाएगा 0। x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, और y अक्ष पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो 0, y है यहाँ पर, ठीक है, मिल गए दोनों। अब तुम्हें क्या करना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक, सूत्र लगाओ, मध्य बिंदु का निर्देशांक 2 बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y, और यहाँ पे 5 बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, यही होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक।
इसको एक्स वाई मानते हैं, एक्स वाई हम यहाँ मान चुके हैं इसलिए एक्स वाई नाम नहीं दे रहे हैं इसको, है ना। चलो अगर हम इसको कह दें कि ये y1 है और ये x1 है तो इसे हम क्या कहेंगे, ये एक्स वाई है। तो एक्स वाई यहाँ लिख सकते हैं, एक बार सूत्र लिख देना यहाँ पे सूत्र लिख देना, x बराबर दिस और y बराबर दिस। अब दोनों को हल कर लो। तो x1 कितना है यहाँ पे 0, x2 x1 है, यहीं से ले लो, ये x1 ले लो, इसको x2 ले लो, है ना। यहाँ पे हमने x1 लिया है तो ये y1 होगा और ये क्या होगा, y2 होगा। ठीक, तो अब करो x1 प्लस x2, यानी x1 को x1 ही माना है और y2 कितना है, x2 कितना है 0/2 और x कितना है 2। तो यहाँ से x1 निकल आएगा, ये जाके इधर 0 गुणा होगा तो 4 आएगा, x1 बराबर 4। तो मिल गया यहाँ का निर्देशांक, है ना। और कहाँ का आया, x1 आया है ना, तो यहाँ का आया है 4 आया। अब y निकालो, y के लिए y कितना है यहाँ पे 5 है, y1 कितना है यहाँ -5 है, चलो अगर -5 है यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे अब चलो यहाँ पे y1 0, y2 प्लस y2, तो 0 प्लस y2/2, यहाँ जहाँ गुणा हुआ 10 हुआ तो y2 बचा खाली, y2 बराबर 10 आ गया। तो p का निर्देशांक कितना हुआ, p क्या माने थे x1 कॉमा, p को क्या माने 0, y2, तो ये हो गया 0, y2, तो कितना आ गया 0, y2 मतलब 10, -10, अच्छा यहाँ -5 था तो ये -10, तो y2 बराबर -10, है ना, ये हो गया। अब q का निर्देशांक निकालना है तो q क्या माने हो 0, क्या निकाला ये p निकाला ना, p को 0, y2। अब q निकालने जा रहे हैं, इसको क्या माने हैं x1, 0, तो x1 कितना निकाला है, x1 आया है 4, तो 4, 0, ये आंसर हो गया दोनों बिंदुओं के निर्देशांक। चलो अब आगे करते हैं। 3 के घ में देखो क्या है, एक ये भी प्रायिकता का सवाल है, इसे नहीं करना है। 3 का ग, तो 3 का घ करेंगे हम लोग, जिसमें दिया है त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए। त्रिभुज ABC में सिद्ध करना है sec B प्लस C/2 बराबर cosec A/2, ये सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ABC बोला गया है तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर होता है 180, तीनों कोणों का योग बराबर 180, ऐसे लिख देंगे, हम जानते हैं करके। फिर क्या करें, तुम्हें B प्लस C चाहिए, A उधर चाहिए तो एक उधर भेज दो, इससे क्या मिल रहा है B प्लस C बराबर 180 माइनस A। अब देखो बटे 2 भी चाहिए तो दोनों को दोनों तरफ भाग कर दो 2 से, तो ये क्या हो जाएगा B प्लस C/2, इसको भाग दोगे तो 90 बनेगा और A/2 बनेगा। अब कॉसेक, दोनों ओर कॉसेक लेने पर या दोनों ओर सेक लेने पर, दोनों ओर सेक ले लिया, लिखेंगे दोनों तरफ सेक लेने पर, तो क्या बन जाएगा सेक B प्लस C/2, उधर भी सेक 90 माइनस A/2। अब क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है तो यहाँ क्या बन जाएगा कॉसेक A/2, और ये हो गया सेक B प्लस C/2। तो यही सिद्ध करना था, हाँ इति सिद्धम, आंसर हो गया। तो चौथे का देखो क्या करना है, पहला चौथे का बिना भाग की क्रिया किए बताना है कि ये शांत है या नहीं, और शांत है दिखाना है, बोला गया है शांत है, आप सब बताइए सिद्ध करिए कि शांत है। तो जो नियम है वो बता देंगे, क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड यदि 2 या 5 आता है तो वह परिमेय संख्या शांत होती है, बस इतना लिख दोगे। उसके बाद दशमलव बदलने के लिए क्या करोगे, 10 में बदलो इसको, 31/2 5 से गुणा कर दो, 2 की घात 2 है तो 2 गुणे 5 इसके साथ हो गया, एक 2 और है उसके साथ भी इसका एक 5 हो गया, है ना। यहाँ का 5 और यहाँ का 2 आपस में गुणा करो तो 2 की घात 2 है, मतलब 2 के साथ 2 5 गुणा हो जाएंगे, कितना बचा, एक 5 बच गया। तो अब इसे भी 10 बनाओ तो 2 से गुणा करना होगा, तो तुमने एक्स्ट्रा क्या किया 2 से गुणा किया,
और सब वही लिखा है तुमने, ये यहाँ से यहाँ तक तो वही चीज़ें लिखी हैं, एक्स्ट्रा काम क्या किया है 2 से गुणा किया, तो यहाँ किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो बराबर क्या आ गया ये 31 दूना 62, 62 बटे ये बताओ 10 10 10, 10 गुणे 10 गुणे 10, तो क्या आ जाएगा 1000, तो 62 बटे 1000 आया, 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 1 2 और फिर यहाँ पे 062, ये आंसर हो गया। इसी तरह उसको भी करेंगे, तो इसको घात के रूप में थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। 50 का गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा 33 बटे 50 का क्या आएगा 2 पंजे 10 पंजे 50, यही आएगा। तो इसमें एक्स्ट्रा काम एक और 2 से इसमें भी गुणा करना है, तो 33 बटे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 लिख देंगे, तो ऊपर भी 2 से कर देंगे, तो कितना हो गया 66 बटे 10 गुणे 10 बराबर 66 बटे 100, 2 अंक पे दशमलव 0.66 1 2, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह दोनों आंसर दे देना है। अब देखो क्या करना है, 3 बिंदु दिए गए हैं, कह रहा है त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये कौन है x1 है y1 है x2 y2 x3 y3, ऐसे ले लो फॉर्मूले में रख दो। 1/2 x1 मीन्स 0, ब्रैकेट में अब 0 गुणा हो रहा है तो लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, 0 हो जाएगा, है ना, इसको जाने दो, प्लस x2 कितना है 2 है, y3 3 माइनस y1 0 प्लस x3 0 है, तो फिर इसको लिखने की क्या ज़रूरत है, वैसे ही रहने दो क्योंकि इसे 0 ही होना है। अब यहाँ पे देखो 1/2 ये 0 हो गया, यहाँ 0 प्लस 3 दूना 6, यहाँ पे भी 0। अब क्या आया 1/2 गुणे 6 ही तो आया, तो 2 एकम 2 2 तिहाई 6 बराबर 3 वर्ग मात्रक, ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, आंसर। अगला करेंगे ग, तो 4 का ग है ये। 4 के ग में हमें क्या करना है, ये 2 समीकरण दिए हैं और हमें p का मान बताना है यदि इनका हल क्या हो, एक अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल का कंडीशन क्या है, पहले हम लिख लेंगे a1 कितना है 4, b1 p और c1 8, उसी तरह से a2 कितना है 2, b2 2 और c2 वो भी 2। तो अनंत क्या बोला है, केवल अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल होंगे यदि, समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल, है ना, इक्वल नहीं होंगे। तो a1 बटे a2 निकालेंगे पहले हम लोग, तो लिखेंगे a1 बटे a2 कितना है, a1 मतलब 4, a2 कितना है 2, काट दोगे तो 2 आएगा। b1 बटे b2 निकालो, p बटे 2, p बटे 2, है ना, आया। तो अब शर्तानुसार लिख देंगे, शर्त के अनुसार क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो इसमें रखेंगे a1 बटे a2 मतलब 2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 मतलब p अपॉन 2, तो p यहाँ ले आओ, p बराबर नॉट इक्वल टू 4, ये मतलब ये हुआ कि p 4 नहीं होना चाहिए, और सभी के लिए 4 को छोड़कर सभी के लिए ये दोनों समीकरण क्या होंगे, समीकरणों का अद्वितीय हल होगा। p का मान 4 के अतिरिक्त कुछ भी यहाँ रखो तो अद्वितीय हल आएगा, लेकिन अगर 4 रख दोगे तो अद्वितीय हल नहीं आएगा, तो यही लिख लेना है। तो p बराबर अगर ऐसे लिखना है तो हम लिख देंगे रियल नंबर माइनस 4, है ना, ऐसे लिख देंगे, रियल नंबर में से 4 को घटा दो तो यही आंसर होगा, ठीक। चलो चौथे के घ में देखो, ये आंकड़ा दिया हुआ है, आंकड़े के तुम्हें माध्यक निकालना है। तो माध्यक के लिए क्या करना पड़ेगा, संचयी बारंबारता एक सारणी, एक कॉलम बनाना पड़ेगा। संचयी बारंबारता कैसे बनेगी, 3, अगली क्या होगी 3 के बाद 13, फिर 33,
46, फिर 50। तो यही सिग्मा एफ आई है ना, सिग्मा एफ आई है। टोटल कितने आंकड़े हैं, तो ये सिग्मा एफ आई, ये तो यहीं से पता चलता है। अब वो फॉर्मूला दिया गया है माध्यक का, उसके पहले L क्या है, CF क्या है, F क्या है और H क्या है तुम यहाँ पर लिख कर बताओगे, तब वो सूत्र लगाओगे। तो L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग क्या होता है, N मतलब ये जो आया है आंकड़ों की संख्या है 50, उसको 2 से भाग देना है, उसके जस्ट आगे वाला जो आंकड़ा होगा वही होगा माध्यक वर्ग। तो n/2 50/2 कर रहे हैं तो 25 आ रहा है ना। तो n/2 25 आ रहा है, दैट मीन्स कौन सा आंकड़ा लेना है, जो 25 के आगे वाला आंकड़ा हो। 33 है, तो यही आंकड़ा है 25 के आगे। तो इस आंकड़े के सामने जो वर्ग पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग। ये माध्यक वर्ग है। तो इसकी निम्न सीमा कौन है, 40। तो L की जगह लिख देंगे 40। ठीक है। अब n कितना है, n टोटल संख्या है, 50/2 निकाल चुके हो, n/2 25 आ रहा है, n/2 25। ये सारी बातें यहाँ लिख देना पहले, तब यहाँ हल करना। CF क्या है, माध्यक वर्ग की, माध्यक वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता है। तो माध्यक वर्ग से पहले ये वाला वर्ग है, इसकी संचयी बारंबारता 13 है। तो यहाँ लिख देंगे 13 CF की जगह बटे F, माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग ये है, इसकी बारंबारता, संचयी नहीं, बारंबारता 20। तो यहाँ 20 लिख दो। और H तो मालूम है, वर्ग माप है, तो H कितना है, कितने कितने का अंतर है, 15 का अंतर है। तो H बराबर 15 लिख देना और यहाँ पे 15 लिख दो। अब हल कर लो इसी को। 25 में से 13 गया, 25 में से 13 गया, 12 आ गया, 12/20 गुणे 15। अब ये 5 से कट सकता है, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20 और 5 तिहाई 15। अब बस हो गया, 4 से 12 भी कट रहा है, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9, 40 + 9 बराबर 49 आ गया। तो ये आंसर हो गया, माध्यक 49। सूत्र समीकरण दिए हुए हैं पेयर में, समीकरण युग्म में दिए हैं और तुम्हें इन्हें हल करना है x के लिए। तो सबसे पहले तो मानक रूप में नहीं है, कहाँ है, ax by यहाँ पे गुणा हो रखा है, तो पहले इसको गुणा करके मानक रूप में ले आओ। ये तो ठीक है, c है, कांस्टेंट है ना, स्थिरांक, तो c तो सही है। लेकिन ax by ये अलग अलग नहीं है, एक में ही है। तो इनको मानक रूप में लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, मानक रूप में बदलने पर तो क्या बन जाएगा, 2ax माइनस 2by प्लस ये इसको c मान लो 4b, ये c हो गया बराबर 0। इसी तरह ये वाले को भी बदल लो, दूसरे वाले को, तो क्या बन गया, 2bx प्लस 2ay प्लस b माइनस 4a, ये c हो गया बराबर 0। अब मानक रूप में है, जहां पर a1 क्या है, x के गुणांक, x का गुणांक कौन है, ये, तो लिख लेंगे a1 बराबर 2a, b1 बराबर 2b माइनस 2b, हाँ माइनस 2b, और c1 बराबर ये ब्रैकेट वाला a प्लस 4b। और यहाँ पे इसी तरह से b1 b2 लिखो, तो a2 बराबर 2b आ गया, देखो यहाँ पे 2b आया है ना, सही गुणा हुआ है ना, हाँ 2b, और a और b2 बराबर 2a, y का गुणांक b होता है ना, x का गुणांक a होता है, और c2 क्या है, ये पूरा है b माइनस 4a। पहली बात तो ये कर लिया कि मानक रूप में बदल के a1 a2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ऐसे समीकरण को हम विलोपन प्रतिस्थापन ये सब करने जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, झंझट हो जाएगी, नहीं हल होगा, हल तो होगा लेकिन मुश्किल होगी। आसान तरीका है कि वज्र गुणन लगाएं। तो वज्र गुणन अगर लगाना है तो हमें a1 a2 b1 c2 ये सब पता होना चाहिए ना, इसलिए हमने यहाँ पे a1 a2 b1 b1 c1 c2 सब कुछ लिख लिया, सारे गुणांकों को। अब हम वज्र गुणन विधि से इस तरह के सवाल जब भी आएंगे वज्र गुणन से ही करेंगे, ठीक है। तो वज्र गुणन नियम लगाने पर वज्र गुणन विधि द्वारा तो क्या होता है, x बटे b1 c2 माइनस, अब ये अंक बदल जाते हैं, b2 c1 हो जाता है बराबर
y बटे b के बाद c आता है, c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1/c के बाद a आएगा, a1 b2 माइनस a2 b1। ये हो गया। अब मान रखो सबका, a1 कितना है, b1 कितना है देखो, -2b, तो x अपॉन -2b, और c2 कितना है, b माइनस, यहाँ 6 नहीं है, ये b है, b माइनस 4a, तो c2 की जगह लिखोगे b माइनस 4a, फिर यहाँ माइनस लगेगा, और b2 कितना है, b2 2a, तो यहाँ लिख दो 2a बटे, सॉरी यहाँ कहाँ लिख रहे हैं, b2 बराबर 2a ना, और c1 कितना है, c1 a प्लस 4b, तो a प्लस 4b, ये हो गया बराबर। अब y पे आ जाओ, तो y बटे c1 a प्लस 4b, a2 2b है गुणे 2b माइनस c2 b माइनस 4a, इसके साथ गुणा हो जाएगा a1 मीन्स 2a, ये हो गया y के लिए, हो गया ना माइनस है सब, बराबर 1/a1 b2 2a इंटू b2, वो भी 2a है, माइनस a2 2b गुणे b1 माइनस 2b, तो यहाँ गुणा हो रहा है माइनस 2b, बस यही है। अब गुणा कर लो सबको, ये कितना आ रहा है, अगर हम लोग यहाँ गुणा करें, सबको पहले सरल कर लो थोड़ा सा, तो x बटे कितना आ गया, ये माइनस 2b स्क्वायर है ना, 2b स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया, प्लस 8ab माइनस 2a स्क्वायर, और माइनस 8ab माइनस 8ab, यहाँ पे क्या आया था, 8ab आया था ना, प्लस 8ab, अब उधर चेको माइनस 8ab और ये प्लस 8ab सब कट गया है ना। इसी तरह यहाँ y के लिए रखो, हाँ गुणा 2ab गुणा हुआ, और प्लस 8b स्क्वायर, माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस 2ab, हाँ प्लस 8a स्क्वायर, यहाँ पे भी 2ab प्लस ab कैंसिल हो गया बटे में, बराबर यहाँ आ जाओ 4a स्क्वायर, अब ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ये हो गया। अब इसी के साथ हम इन दोनों को हल करते हैं, अगले लाइन में और सरल हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, माइनस 2a 2b है ना सब ये, तो तुम कॉमन तो ले ही सकते हो, -2 कॉमन ले लो तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, उसी तरह यहाँ पे 8 कॉमन ले लोगे तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से हम करेंगे x बटे -2 कॉमन लेने पर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x बटे -2 कॉमन लेने पर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये बराबर किसके कर लें, 1/4 है ना, 4 कॉमन ले लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ले लिया कॉमन। अब हल करो x के लिए, देखो ये 2 है ना, ये 4 है तो कट जाएगा, और b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों, इसको उधर ले जाओ सीधे, और क्या, x बराबर -2 b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ऊपर आया ना इसके, यहाँ गुणा हुआ, और बटे में 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पूरा कट गया, ये पूरा कट गया क्योंकि गुणा है यहाँ पे, और 2 से कट गया 4, तो -1/2 आ गया, तो x बराबर आ गया -1/2। इसी तरह से b के लिए हल करेंगे, y के लिए
तो y अपॉन कितना आएगा, 8 कॉमन लेने पर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ y निकाल लेते हैं। तो y बटे बी कितना 8 कॉमन लिया, 8 कॉमन लिया तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 4 कॉमन लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर फिर से वही बनेगा, ये उधर जाएगा कटेगा ना इससे, और 8 तो ये क्या आएगा y बराबर 8/4 आएगा ना उधर गुणा होके, यहीं से काट सकते हैं। तो 1/2 2/1 तो y बराबर 2 आ गया। तो अतः x बराबर -1/2 और y बराबर 2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो पांचवें के गांव में क्या कह रहा है, एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर आरोपित है। तो एक शंकु है जो कि किस पर आरोपित है, समान त्रिज्या के अर्धगोले पर आरोपित है, ऐसे समझ लो, अर्धगोले पर आरोपित है शंकु। त्रिज्या दोनों की समान होगी तभी आरोपित होगा। अब यहाँ से त्रिज्या मान लिया कितनी है, नाम रख देते हैं ए बी, इसको O मान लेते हैं, यहाँ पे C, और ऊंचाई शंकु की निकालनी है। त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है, देखो त्रिज्या समान त्रिज्या है दोनों की, तो OB बराबर त्रिज्या हो गई, तो यही अर्धगोले की भी है और यही शंकु की भी है। तो यहाँ से अब देखो त्रिज्या तो यहाँ पे भी होगी ना, यहाँ से यहाँ तक जाओगे, ये भी तो त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, मान लो इसको हमने D नाम दे दिया, OD, इधर भी त्रिज्या है, OA भी है ना, ये सब त्रिज्या है, OB भी त्रिज्या है, तो दोनों समान है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो, दोनों का वक्र पृष्ठ समान है, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। शंकु की त्रिज्या दैट मीन्स r और ये ऊंचाई h, इसका अनुपात निकालना है। तो पहले जो बोल रहा है दोनों का वक्र पृष्ठ समान है, तो दोनों का वक्र पृष्ठ पहले हम सूत्र लिखेंगे और जो जो दिया है वो लिख देंगे। दिया है शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है, तो शंकु के लिए हम लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, लिख देंगे शंकु की त्रिज्या बराबर r, है ना, OB ले लो बराबर r, अर्धगोले की त्रिज्या भी वही है बराबर अर्धगोले की, तो पहले निकाल लो वक्र पृष्ठ, बोलो वक्र पृष्ठ शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई r l चाहिए, l तो ये है ना, तो l तुम्हें निकालना पड़ेगा, तो पहले तुम्हें l निकालना होगा, तो यहाँ लिख देना l, शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर रूट ऑफ, क्योंकि l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो l बराबर क्या आएगा, रूट लग जाएगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, यही आएगा कि नहीं, समझ गए ना। l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर लिखोगे तो l बराबर क्या आएगा, रूट लग जाएगा। ठीक है, तो ये त्रियक ऊंचाई है, तो यहाँ रख दो पाई इंटू r इंटू l मीन्स रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, लिख दिया। वक्र पृष्ठ हो गया शंकु का। अब गोले के लिए लिखेंगे, गोले की त्रिज्या भी वही है, गोले की त्रिज्या वो भी OB ही है, तो OB बराबर r, है ना। अब गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, अर्धगोले का, ये अर्धगोला है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, तो ये हो गया वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर पाई 2 पाई r स्क्वायर हो गया। अब रखो सारे, अब क्या बोला है, दोनों वक्र पृष्ठ बराबर हैं, तो प्रश्नानुसार जो कह रहा है वो कर देते हैं। प्रश्नानुसार शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर गोले का वक्र पृष्ठ, ये चीज़ लिख देंगे, फिर लिखेंगे अतः पाई r, शंकु का वक्र पृष्ठ ये है रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर गोले का 2 पाई r स्क्वायर। अब देखो पाई r और यहाँ से पाई r कट गया, 2r बचा बराबर 2r, और इधर क्या बचा, हाँ रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर 2r, है ना, इक्वल 2r। अब क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर सकते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर
दोनों ओर वर्ग करने पर तो रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर, है ना। इधर भी वर्ग होगा, इधर भी वर्ग होगा, तो 4r स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो r को r की तरफ करो, h को इधर ही रहने दो, तो एच स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो क्या आ गया 3r स्क्वायर ना, 3r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। तुमसे पूछा क्या है, दोनों का अनुपात, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, ठीक है। शंकु की त्रिज्या ये है, ऊंचाई h है, ये सब तो पहले लिखे ही होगी, शंकु की त्रिज्या इतनी है, r है, शंकु की ऊंचाई h है, ये सब यहाँ लिख देना शुरुआत में। अब अनुपात चाहिए तुम्हें, तो h स्क्वायर बटे r स्क्वायर आ रहा है ना। त्रिज्या और ऊंचाई पूछा है कि ऊंचाई और त्रिज्या, त्रिज्या और ऊंचाई, तो जिसका नाम पहले ले वो अंश में रहेगा, त्रिज्या का नाम पहले ले रहा है, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, तो अंश में कौन रहेगा, त्रिज्या रहेगी। अगर बोला होता ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, तो अंश में h को रखते, तो अभी r बटे h लिखना है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, r स्क्वायर बटे h स्क्वायर, तो वहाँ क्या बचा, यहाँ 1 बचा, और ये 3 यहाँ गुणा था तो बटे में आ गया, आया ना, ठीक। अब r स्क्वायर बटे h स्क्वायर आ रहा है 1/3, तो फिर r बटे h कितना आएगा, उसका रूट लग जाएगा, r बटे h बराबर रूट ऑफ 1/3। अनुपात में लिखना है तो लिख सकते हैं 1/√3, क्योंकि 1 का वर्गमूल तो 1 आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। आया है, चलो तो अब करते हैं घ, पांचवें का घ। 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष और पाद का अवनमन कोण, शीर्ष पाद मीन्स उसके फुट का, तो भवन ऊंचा है यहाँ पे तभी तो अवनमन बनेगा मीनार का, ये मीनार है, मीनार का शीर्ष का अवनमन कोण बन रहा है भवन के ऊपर से मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण, इसका मतलब मीनार छोटी है तभी तो अवनमन बनेगा, अवनमन मतलब ऊपर से देखा जा रहा है ना। तो ये हो गई इनके बीच सड़क, भूमि हो गई, ये क्या है, भवन है। तो यहाँ से जैसे ही अवनमन कोण बनेगा, क्षैतिज रेखा ये हो गई, क्षैतिज रेखा से हमें देखना है मीनार के शीर्ष को, तो कितना बन रहा है यहाँ पे, ये 30 डिग्री बन रहा है, और जब इसके फुट को देख रहे हैं यहाँ से अवनमन कोण, तो वो बन रहा है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये बन गया 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 60। तो ये क्या है, एकांतर कोण है, तो यहाँ के लिए है ना एकांतर कोण है, तो ये भी हो गया 60 डिग्री। नाम रख देते हैं, यहाँ से इसको मिला देते हैं, है ना, ये मिला दो डॉट 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 करके, ए बी सी यहाँ पे, अच्छा यहाँ सी दे देते हैं, यहाँ पे डी और ये ई, ए बी सी और डी और ई, तो ये हो गया। तो जो जो दिया है वो लिख देना। देखो मीनार की कुछ दिया है, 60 मीटर ऊंचा भवन, भवन की ऊंचाई दिया हुआ है 60 मीटर, ये लिख देना तुम। भवन की ऊंचाई क्या है, वो AC है ना, भवन की ऊंचाई AC बराबर 60 मीटर, और अवनमन कोण, शीर्ष का अवनमन कोण 30 डिग्री और फुट का, पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री, ऐसे लिख देना। अब लिखना त्रिभुज ABC में 2 त्रिभुज हैं, एक ये त्रिभुज है और एक ये वाला है, CDE, इन्हीं दोनों में काम करेंगे। तो बताओ ये कितना हो गया, अगर ये पूरा 60 है तो माना भवन की ऊंचाई कितनी है, h है, ये सब लिख लेना, माना भवन की ऊंचाई बराबर h, तो फिर ये कितनी है 60 माइनस h, 60 माइनस h है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक 60 है, यहाँ से यहाँ तक h है, तो यही दूरी तो है ये, बाकी सब लिख देना। AC बराबर BD है, ठीक। तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लंब बटे आधार AC बटे AB, tan कितना 60 डिग्री, AC कितना है 60 है, तो 60 बटे AB बराबर tan 60 √3, तो AB बराबर आ गया, यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ दिख रहा है
तो ए बी बराबर यहाँ जाएगा, गुणा होगा, फिर 3 नीचे आ जाएगा, तो 60/√3। अब √3 का परिमेयीकरण करोगे तो 60/√3 यहाँ आएगा और ये 3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा तो 20 आ जाएगा, तो ये आ गया 20√3 मीटर। ठीक है, ये ए बी बराबर आ गया। तो ए बी बराबर यहाँ पहला समीकरण। पुनः त्रिभुज सी डी ई में यहाँ चलो, यहाँ पे भी लंब बटे आधार, लंब ये है, आधार ये है, ठीक है, जहाँ कोण बना है वो आधार है, तो D/CD, D/CD ये भी हो गया tan 30 डिग्री। tan 30 का मान रखो, D कितना है, D कितना है 60 - H है, CD कितना है, CD किसके बराबर है, AB के बराबर है, तो AB आया हुआ है 20√3, है ना, CD की जगह एक बार लिख दो AB, और tan 30 हो गया 1/√3। अब यहाँ लिखना, चूंकि AB बराबर CD, तो 60 - H बटे AB का मतलब हो गया 20√3। यहाँ लिख देना, चूंकि AB बराबर CD, दोनों बराबर है, इसलिए हमने CD की जगह पर AB लिख दिया, बराबर 1/√3। देखो √3 यहाँ बटे में, यहाँ भी बटे में है, तो कट जाएगा, गुणाओं के ऊपर आएगा ना, तो कट गया। अब बचा यहाँ पे 60 - H, वहाँ पर 1 बचा है, 20 गुणा हुआ 20 आया, H उधर भेजो, प्लस होगा, 20 इधर भेजो, तो H प्लस हो गया, 20 इधर आकर 60 में से माइनस हो गया, है ना, इधर आ रहा है, हम सीधा लिख रहे हैं। H बराबर कितना आ गया, 40 मीटर। तो अतः मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, ये आंसर हो गया। ठीक है, छठवें का क में भी है माध्यक निकालना है, माध्य निकालना है, जो कि हम लोग कई बार कर चुके हैं, इसे नहीं करेंगे। और ख में सर्वसमीका का प्रयोग है, ये करना नहीं है क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। और ग भी वृत्त की स्पर्श रेखा से रिलेटेड है सवाल, ये भी सिलेबस में नहीं है, इसे भी नहीं करना है। तो घ करते हैं, 6 का घ। एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, तो धातु का गोला है, तो लिख लेंगे माना धातु की त्रिज्या, तो त्रिज्या दी हुई है, तो धातु की त्रिज्या कैपिटल R, त्रिज्या कैपिटल R पूरा लिख कर करना, धातु की त्रिज्या कैपिटल R बराबर 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10.5 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर छोटे शंकुओं में ढाला गया है। अब पिघलाकर छोटे शंकु बनाए जाएंगे तो चाहे क्या नहीं बदलता है, आयतन नहीं बदलता, तो इसलिए हमें यहाँ पहले क्या निकालना होगा, आयतन। तो गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब। तो r कितना लिया हमने यहाँ पे, कैपिटल लिया हुआ है ना, कैपिटल R, तो 4/3 कैपिटल R क्यूब, ये हो गया। अब कह रहा है इन्हें शंकु में बनाया गया है, गोला था, इनको छोटे छोटे शंकुओं में ढालकर पिघलाकर छोटे छोटे शंकु बनाए गए हैं। तो सभी शंकु का जो आयतन होगा इस बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। तो फिर यहाँ लिखेंगे छोटे शंकु की त्रिज्या, छोटे शंकु की त्रिज्या मान लिया कैपिटल स्मॉल r वो दिया है, कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। छोटे शंकु की ऊंचाई h बराबर 3 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। माना कुल शंकुओं की संख्या, माना शंकुओं की संख्या, माना कुल शंकु बराबर n, तो कुल आयतन क्या हो जाएगा, कुल आयतन, शंकु का कुल आयतन बराबर n गुणे, उससे पहले आयतन का सूत्र लिख लेंगे यहाँ पे, आयतन का सूत्र, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, और कुल शंकु n है, तो कुल आयतन क्या हो जाएगा, n गुणे 1/3 पाई r स्क्वायर h।
अब कहा क्योंकि हमें मालूम है कि आयतन नहीं बदलता, इसी से बने हैं, इसी को पिघलाकर सारे शंकु बनाए गए हैं, तो लिखेंगे क्योंकि आयतन में परिवर्तन नहीं होता अतः गोले का आयतन बराबर n शंकुओं का आयतन। तो ये हो गया कुल कितने शंकु प्राप्त हुए, तो गोले का आयतन बराबर n शंकुओं का आयतन, दैट मीन्स 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब बराबर n गुणे अभी पाई/3 तो लिखा है, पाई/3 R स्क्वायर इंटू एच, R स्क्वायर इंटू एच। अब यहाँ क्या क्या कट गया, पाई 1/3, यहाँ पे भी 1/3। अब क्या बचा, n R स्क्वायर एच बराबर 4R क्यूब, तो ये हो गया n R स्क्वायर क्या है, इसकी त्रिज्या है 3.5, तो n इंटू 3.5 इंटू 3.5 स्क्वायर इंटू h कितना है शंकु का 3 बराबर 4R क्यूब, 4 इंटू आर क्यूब 10.5 इंटू 10.5 को 3 बार 10.5 3 बार गुणा, तुम्हें n निकालना है, सब कुछ दिया है बस n निकालना है। तो n बराबर यहाँ से निकाल लो, देखो जो जो कट रहा है काट दो, तो 7 से कट रहा है, 7 पंजे 35, 0 पॉइंट उधर ले जाओ अगर तुम्हें कैलकुलेशन थोड़ी दिक्कत है, तो n बराबर 4 गुणे 10.5 10.5 बटे ये वाला 3.5 गुणे 3, ये लिख लो और काट दो। ठीक है, यहाँ पे सारे मान लिख लो, 3.5 गुणे 3.5 गुणे 3। अब यहाँ से काट दो सबको, तो 3.5 क्या 7 से सब कट रहे हैं ना, 7 पंजे 35, तो 0.5 बटे में क्या आया 0.5, और इसको काटा तो 4 गुणे 7 एकम 7, 3 7 पंजे 35, 1.5। फिर इसी तरह इसको भी 5 7 से कटेंगे तो 0.5 गुणे ये कट गया 0.5 आया, फिर ये कितना आएगा 1.5, फिर अब यहाँ 3 है तो ये भी कट जाएगा गुणे, अब क्या बचा यहाँ पे, अब तो ऊपर सिर्फ 4 और तो कुछ नहीं बचा ना, 4 इंटू 1.5 और ये वाला बचा है अभी है ना 10.5 बटे 3। अब 3 से काट लो, 5 से भी कट रहा है, सब तरफ कट रहा है, देखो एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव हट गया, तो 5 एकम 5 5 तिहाई 15, 5 एकम 5 5 तिहाई 15, और 3 से इसको छोटा कर सकते हैं, छोटा कर दो तब गुणा करो, तो ये हो गया 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15, 3.5। अब सबको गुणा कर लो तो कितना हो गया 9 चौक 36 गुणे 3.5, तो दशमलव में तो नहीं आना चाहिए, 4 भी है ना, हाँ ठीक तो है, तभी तो 9 चौक 36 तो कर तो दिया, 9 चौक 36 दशमलव में नहीं आएगा ना, गुणा कर लो नहीं आएगा दशमलव में, क्योंकि इसको चलो यहाँ करते हैं, पहले 3 त्रिका 9 करते हैं और इसको 4 से कर लेते हैं, तो देखो कितना आया 5 चौक 4 पंजे 20, 4 तिहाई 12 और 2 14 और एक अंक पे दशमलव है ना, और फिर यहाँ 9 बचा, तो 9 चौक 36, 9 एकम 9 और 3 12, 126 गोले आए, ये आंसर हो गया। कितने गोले नहीं, शंकु, अतः शंकुओं की संख्या बराबर 126, ये आंसर हो जाएगा।